तारीख थी 3 मार्च और साल था 1972। ऐवान सदर में बैठे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो 1970 के इंतखाबात में वेस्ट पाकिस्तान से भरपूर अवामी मैंडेट ले चुके थे, वो तलब करते हैं 3 मार्च 1972 को उस वक्त के कमांडर इन चीफ जनरल गुल हसन को और एयरफोर्स चीफ जनरल अब्दुल रहीम को, और तलब कर कर उनको अपने पास तलब कर कर ये बताते हैं कि वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, बेहतर है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जनरल गुल हसन और जनरल अब्दुल रहीम कुछ सोचे समझे एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर भुट्टो की तरफ से दिया गया डॉक्यूमेंट, भुट्टो की तरफ से दिया गया लेटर दस्तखत करते हैं, और उसके बाद भुट्टो के साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर जनरल गुल हसन को और जनरल अब्दुल रहीम को अपनी कार पर बिठाकर लाहौर पहुंचा देते हैं, और उसके बाद इन दोनों को सफ़ीर बनाकर भेज दिया जाता है। अब ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने एक अपना ख्वाहिश पर कि आर्मी चीफ यानी उस वक्त का कमांडर इन चीफ, जिसको बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम दिया गया, भुट्टो ने अपनी मंशा पर यह समझते हुए कि आर्मी चीफ सही काम नहीं कर रहे, उनको बर्खास्त किया, उनसे इस्तीफ़ा लिया, और इसी शाम 3 मार्च की शाम 1972 को भुट्टो ने कौम से ख़िताब करते हुए कहा कि बोनापार्टिज़म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोनापार्टिज़म से मुराद ऐसे फ़ौजी अफसरान, ऐसे फ़ौजी जर्नल जो पेशावर सोल्जर की बजाय पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिकल मामलात में दखल देते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो एक तो मैंने कहा अवामी मैंडेट लेकर आए थे, और दूसरी दो बातें भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ भी साबित नहीं कर सकते। एक ये कि भुट्टो के दामन पर किसी किस्म की करप्शन का दाग नहीं था, और दूसरा भुट्टो सियासत में अपने बिजनेस स्टेक्स के लिए नहीं आए थे, अपने माशी स्टेक्स को बचाने के लिए, यूरोप में अपने फ्लैट्स बचाने के लिए, पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रीज बचाने के लिए, दुबई में अपना बिजनेस बचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर एक कैरियरिस्ट के तौर पर पॉलिटिक्स में आए थे। ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने 3 मार्च 1972 को ये स्टेप उठाया, और ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह इस स्टोरी को रिपोर्ट किया कि भुट्टो ने कमांडर इन चीफ यानी आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा ले लिया है, एयर चीफ से इस्तीफ़ा ले लिया है। ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब नवाज शरीफ ये ऐलान कर रहे हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ये कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम को बनाया, इन दोनों जनरलों ने इसका वो एहतसाब करेंगे। अब हम देखेंगे, इस वीलॉग में समझने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ के पॉलिटिकल प्रोफाइल को सामने रख कर कि क्या नवाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब कर पाएंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जुस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। नवाज शरीफ नवंबर 1990 में आईएसआई की मदद से हुए हुए इलेक्शन जो 1990 में हुए थे, आईएसआई की मदद से बनाया गया इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI, इसकी मदद से, इसकी जो पूरा एक धांधली ज़दा इलेक्शन था, इसकी मदद से नवाज शरीफ 1990 में नवंबर 1990 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पाकिस्तान के 12वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन नवाज शरीफ का अपना ये फर्स्ट टर्म होती है एज आ PM। अब PM बनने के बाद कुछ उनकी माशी तरजीहात तेज़ी से नज़र आती हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन करने की, निजकारी की, मोटरवेज़ को लेकर, और जो भुट्टो दौर में नेशनलाइजेशन थी उस पॉलिसी से, उस पॉलिसी को चेंज करते हुए मार्केट्स को ओपन करना। एक तरफ वो इस पॉलिसी पर चलते हैं, दूसरी तरफ उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी गुलाम इसहाक खान, सदर गुलाम इसहाक खान जिसके नुमाइंदे थे, और आर्मी चीफ असलम बेग जिसके नुमाइंदे थे, इनसे नवाज शरीफ के कई मामलात पर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। गुलाम इसहाक खान से सियासी माशी हवाले से इख्तलाफात होते हैं, और असलम बेग से खारजा पॉलिसी को लेकर इख्तलाफात पैदा होते हैं। ख़ास तौर पर इराक वार में असलम बेग खुलकर, जो इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा किया, उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह इराक पर अटैक किया, असलम बेग
मुकम्मल तौर पर सद्दाम हुसैन की हमायत कर रहे होते हैं, और नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब की, और जो फिर सऊदी अरब में जिस तरीके से वो अमेरिका और सारा सऊदी अरब के जो अलाइज थे उन्होंने आकर इराक पर अटैक किया, वो इस इत्तेहाद की हमायत की बात करते हैं। ये इख्तलाफात अफ़गान इशू पर भी चलते हैं, बाकी भी खारजा अमूर पर चलते हैं। तो नवाज शरीफ इसका एक हल ये निकालते हैं कि असलम बेग की रिटायरमेंट से कई माह पहले ही वो अगले आर्मी चीफ का ऐलान कर देते हैं, जनरल आसिफ नवाज जंजवा, ताकि असलम बेग एक लेम डक बनकर रह जाएं, असलम बेग के पास कोई ताकत ना रहे। और उसके बाद जनरल आसिफ नवाज जंजवा से नवाज शरीफ के ताल्लुक, जहाँ तक ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो आसिफ नवाज जंजवा के दौर में जो बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त की अपोजिशन लीडर, इनकी तरफ से जो लॉन्ग मार्चेस की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, एहतजाज करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ जिस तरह चाहते थे कि आसिफ नवाज जंजवा बिल्कुल उनके साथ खड़े रहें, वो उस तरह नहीं हुआ। लेकिन आसिफ नवाज जंजवा तबई मौत मर गए, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर नवाज शरीफ और गुलाम साग खान के दरमियान नए आर्मी चीफ को लेकर, नए आर्मी चीफ की तैनाती पर बहुत सख्त इख्तलाफात पैदा होते हैं, और फिर जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के नाम पर एक तरह का इख्तलाफ होता है। लेकिन 93 में जो हालात जन्म लेते हैं, गुलाम साग खान अप्रैल 1993 में नवाज शरीफ की मशहूर ज़माना तकरीर कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उसके बाद उसके दूसरे ही रोज़ गुलाम साग खान नवाज शरीफ को बरतरफ करते हैं 58(2)B के तहत, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को बहाल करती है। लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि नवाज शरीफ को अब मज़ीद इक़्तिदार में नहीं रखा जाएगा। यूं काकड़ फार्मूला जन्म लेता है, और काकड़ फार्मूले के तहत नवाज शरीफ भी अपने घर जाते हैं और गुलाम साग खान भी अपने घर जाते हैं। नए इलेक्शन होते हैं, बेनज़ीर आती हैं। अब ये था नवाज शरीफ का पहला दौर, जिसमें हमें वो एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, फिर एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे नज़र आए इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। अब उनका दूसरा दौर शुरू होता है 1997 में। 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ इतना भरपूर मैंडेट लेकर आते हैं पाकिस्तान के चारों सूबों से, इतना भरपूर मैंडेट कि जो मुस्लिम लीग थी, जिना के तहत जो मुस्लिम लीग 1945-46 में इलेक्शन लड़ी थी, इन इंतखाबात में सूबाई असम्बलियों में भी मुस्लिम लीग जिना इतने ज़्यादा सीटें, इतने ज़्यादा वोट नहीं ले पाए थे रेशो के अतबार से, जितनी भारी अक्सरियत, जितने भारी वोट नवाज शरीफ को 1997 में मिल गए। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में ही जिस बात पर फ़ख्र किया वो भारी मैंडेट जो एंड तक 12 अक्टूबर 99 तक नवाज शरीफ तकरीबन हर जलसे जुलूस तकरीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारी मैंडेट का जिक्र करते रहे। अब ये दूसरे दौर में क्या हुआ नवाज शरीफ के? दूसरे दौर में नवाज शरीफ ने दिसंबर 1997 में ही एक लिहाज से अपनी ताकत मनवा ली, जब उस वक्त के सदर फारूक अहमद खान लुगारी और उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को पीछे हटना पड़ा। सजाद अली शाह को तो उनके ब्रदर जजेस ने रिमूव कर दिया, और फारूक अहमद खान लुगारी को इस्तीफ़ा देना पड़ा नवाज शरीफ की वजह से, क्योंकि सजाद अली शाह जिस तरीके से पूरा एक गेम चला रहे थे, फैसले पर फैसले किए जा रहे थे, नवाज शरीफ के जो आइनी तरामीम थी, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल पावर्स को कम कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, लोटाक्रेसी को ख़त्म करने के लिए 14 अमेंडमेंट की थी, सजाद अली शाह ऐसे एक्ट्स कर रहे थे कि साफ लग रहा था कि वो नवाज शरीफ की हुकूमत को इनस्टेबल करना चाह रहे हैं, अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाह रहे हैं। तो नवाज शरीफ इनसे टकराए और जीत नवाज शरीफ की हुई दिसंबर 1997 में। अब 1998 में एक और अहम वाक़या होता है, जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत, जो दिसंबर 97 में नवाज शरीफ का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होते हैं, फारूक लुगारी के साथ नहीं जाते, सजाद अली शाह के साथ नहीं जाते, बल्कि सजाद अली शाह जब उनको लेटर लिखते हैं कि मुझे फ़ौज की ताकत फराहम की जाए, तो जनरल जहांगीर करामत एज आ आर्मी चीफ वो लेटर डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज देते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री बेहतर बता सकती है कि आर्मी को इंटरवीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशावर, ऐसे प्रोफेशनल आर्मी चीफ अक्टूबर 1998 में एक तकरीर करता है। एक तकरीर करते हुए एक जहांगीर करामत एक तजवीज़ पेश करते हैं कि मुल्क में सियासी खारजा अमूर के मामलात के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी कौंसल का अदारा होना चाहिए। नवाज शरीफ को ये तजवीज़ पसंद नहीं आती
वो जहांगीर करामत को बुलाते हैं और उनसे मुस्ताफ़ी होने का कहते हैं। 6 अक्टूबर 1998 को जहांगीर करामत नवाज शरीफ के कहने पर इस्तीफ़ा दे देते हैं। यूं एक मरतबा फिर हमें एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का पलड़ा भारी नज़र आया और एक आर्मी चीफ मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुआ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। फरवरी 99 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए लाहौर आते हैं और मशहूर ज़माना यहाँ लाहौर में उनका दौरा होता है। मीनार पाकिस्तान जाते हैं। मीनार पाकिस्तान जाकर ये लिखते हैं कि बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान आज भी अपनी मोहर पर कायम है। नवाज शरीफ के साथ लाहौर एकॉर्ड करते हैं। कश्मीर के हल के हवाले से भी बातचीत की जाती है। वाजपेयी वापस जाते हैं और अभी लाहौर अकॉर्ड की, लाहौर डिक्लेरेशन की स्याही खुशक भी नहीं होती कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कारगिल एडवेंचर कर दिया जाता है। कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान की फ़ौज कब्ज़ा कर लेती है और यूं एक लोकल लेवल की जंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ अगर हम देखें अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई 99 के आर्काइव्स देखें तो नवाज शरीफ मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे कारगिल के इस एडवेंचर को। हालांकि अगर उस टाइम नवाज शरीफ बर वक्त, जब उनको जैसे ये कारगिल का वाक़या हुआ था, वाजपेयी का कॉल आया था कि आपने हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया है कारगिल पे कब्जा कर कर, तब नवाज शरीफ ने उनके सामने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या कारगिल में, मैं पता करता हूँ। जब उनको पता चल गया था, अगर उनको पहले नहीं भी पता था लेकिन बाद में पता चल गया था कारगिल में क्या हुआ है, नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को सैक कर सकते थे। अगर वो सैक कर देते तो यकीनी तौर पर परवेज़ मुशर्रफ तब कू की पोजीशन पर ना होते। नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ को सैक करने का ख्याल आया 12 अक्टूबर 1999 को, जब परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे, श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आ रहे थे, तो नवाज शरीफ ने यहाँ उनको बैठकर सैकिंग ऑर्डर जारी कर दिया। अब पॉलिटिक्स और जंग के बारे में कहा जाता है कि आपका एक गलत चला हुआ स्टेप आपको या तो बहुत पहाड़ों की बुलंदियों से ऊपर ले जाता है या फिर एक लिया हुआ स्टेप आपको अथाह नीचे पस्तियों में लेकर गिरा देता है। नवाज शरीफ के इस स्टेप की वजह से पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक और मार्शल लॉ देखना पड़ा 12 अक्टूबर 99 को, यानी आखिरी जीत नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी की हुई। अब नवाज शरीफ का दौर, तीसरा दौर पे हम आते हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दौर है, जिसमें नवाज शरीफ फिर 2 स्टेप आगे जाते हैं, कई मामलात पर 1 स्टेप पीछे होते हैं, 2 स्टेप कभी पीछे जाते हैं, 3 स्टेप आगे आने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ का तीसरा दौर शुरू होता है 2013 में, और जब ये दौर शुरू हो रहा था तो 2013 के इलेक्शन से पहले ही अप्रैल में उस वक्त की जो अदलिया होती है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो क़यादत में काम कर रही होती है अदलिया, वो 2013 के इंतखाबात से पहले ही 5 अप्रैल को एक पिटीशन एक्सेप्ट करती है कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल किया जाए। आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ ने जिस तरीके से आइन को वायलेट किया है, तो मुशर्रफ पर ये एक्सेप्ट करती है अदलिया के, इस पिटीशन को एक्सेप्ट करती है। अब सारी नज़रें लगी हुई थी नवाज शरीफ पर, जो 2013 का इलेक्शन जीत कर आए, कि वो क्या मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगता है और नवाज शरीफ इसका ऐलान करते हैं 24 जून 2013 को। प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो नेशनल असम्बली में ये ऐलान करते हैं कि उनकी हुकूमत ये इरादा रखती है कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की जाए। और फिर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है, 18 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है नवाज शरीफ हुकूमत की रिक्वेस्ट को, और एक स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है मुशर्रफ के ट्रायल के ख़िलाफ़। और फिर 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिया जाता है हाई ट्रिजन केस में, संगीन गद्दारी के केस में। अब यहाँ से एक गेम शुरू होती है इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान। चूँकि बेशक परवेज़ मुशर्रफ एक रिटायर्ड फ़ौजी सरबराह थे, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ौज की हिस्ट्री रही है कि वो अपने किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं करती। ये फिर हुआ, ये फिर एक तरह की गेम शुरू हुई। और इस गेम में पहला जो था स्टेप, वो अगस्त 2014 में जो धरने ऑर्गेनाइज़ किए गए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दूसरा तहरीक कादरी, जिनको कनाडा से लाया गया ख़ास तौर पर
ये धरने ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए अगस्त 2014 में। इन धरनों को नवाज शरीफ ने कई वजूहात से नाकाम बनाया। सबसे बढ़कर ये कि उस वक्त की पार्लियामेंट तमाम सियासी जमातें पीटीआई के अलावा नवाज शरीफ की पुश्त पर खड़ी हो गई। नवाज शरीफ इस साजिश को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अगले ही साल 2015 में एक ऐसा वाक़या होता है जिससे पता चलता है कि नवाज शरीफ अब एक स्टेप पीछे हट रहे हैं। वो वाक़या होता है अगस्त 2015 में। धरनों के एक साल पूरा होने पर मुशाहिदुल्लाह खान बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उस वक्त के DGISI ज़हीरुल इस्लाम इन धरनों के पीछे थे और वो ये धरने करके नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम करना चाह रहे थे। अब नवाज शरीफ पर दबाव आता है कि मुशाहिदुल्लाह खान के इस बयान पर इनको मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया जाए। और नवाज शरीफ मुशाहिदुल्लाह खान को, जिनके पास क्लाइमेट चेंज की यानी मौसमियाती तब्दीली जैसी ये गैर अहम, जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में गैर अहम वजारत होती है, वो उससे उनको मुस्ताफ़ी होने का कहते हैं और मुशाहिदुल्लाह खान इस्तीफ़ा देते हैं, यानी नवाज शरीफ फिर एक स्टेप पीछे हटते हैं। इसके बाद 2016 में एक बड़ा वाक़या होता है। नवंबर 2016 से पहले 6 अक्टूबर 2016 को डॉन अखबार में एक ख़बर आती है जिसमें कहा जाता है कि जो सिविल हुकूमत है नवाज शरीफ के तहत, वो आर्मी लीडरशिप से ये कहती पाई गई कि हमें दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुकम्मल और भरपूर कार्रवाई करनी पड़ेगी। दहशत गर्दों को किसी किस्म की भी हमें असिस्टेंस नहीं करनी चाहिए, मामलत फराम नहीं करनी चाहिए, वरना हम इंटरनेशनल हवाले से आइसोलेट हो जाएंगे। अब ये एक बड़ी दरार पैदा हो जाती है जैसी ये खबर लीक होती है। ये पूरा एक पाकिस्तान में डॉन लीक्स एक इशू बन जाता है कि डॉन लीक्स ये कैसे हुई, कैसे ये बात बाहर आई, सरल अलमीडा ने कैसे इस बात को छापा। और फिर नवाज शरीफ अपने एक अहम वज़ीर, एक साथी, एक बल्कि किसी हद तक नज़रियाती सियासतदान परवेज़ रशीद को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करते हैं और परवेज़ रशीद की वजारत की कुर्बानी दे दी जाती है। 29 अक्टूबर को ही नहीं, 6 अक्टूबर को स्कैंडल आता है डॉन लीक्स का और इसी माह के आखिर में परवेज़ रशीद से नवाज शरीफ इस्तीफ़ा ले लेते हैं। यूँ ये एक और स्टेप नवाज शरीफ पीछे हटे, फिर कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखे। और उसके बाद फिर जो पनामा लीक्स का एक इशू जन्म लेता है। पनामा लीक्स का इशू एक ऐसा इशू था जो वैसे तो अप्रैल 2016 में आया था, जिसमें करोड़ों ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे कि दुनिया भर में ऐसे अफराद की जिनकी कंपनी है गैर ममालिक में, शैलो कंपनीज़ हैं, यानी जिनकी बेनामी जायदादें हैं, मुख्तलिफ जगह प्रॉपर्टीज़ हैं और सारा। इस पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की भी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होता है। अब नवाज शरीफ पहले तो 5 अप्रैल 2016 को ये दावा करते हैं कि अगर उनकी करप्शन साबित हो जाए, पनामा जो ये इशू आया है, तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, ये ऐलान करते हैं। और साथ ही कमीशन बनाने का भी ऐलान करते हैं। लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवार ज़हीर जमाली होते हैं, वो डिक्लाइन करते हैं कि इस मामले में कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये पनामा लीक्स पूरा एक तरह का गेम बन जाती है और कहा जाता है कि जनरल राहील शरीफ जो नवंबर में रिटायर होने जा रहे थे, नवंबर 2016 में रिटायर होने जा रहे थे, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से नवाज शरीफ पर दबाव भी डालते रहे, लेकिन नवाज शरीफ उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। ये तो हमारी यंग नस्ल, नौजवान नस्ल को भी सब कुछ याद होगा जिस तरीके से पनामा लीक्स का मामला शुरू हुआ। नवंबर 2016 में इस मामले को टेकअप किया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को JIT बनाने का ऐलान हुआ। फिर जिस तरीके से इंटेलिजेंस इदारों के कहने पर, व्हाट्सएप के कहने पर ये JIT बनी और फिर 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और डिसक्वालीफाई होने के बाद नवाज शरीफ एक नैरेटिव देते हैं GT रोड पर, वोट को इज्जत दो, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट से फिर वो सीधा टक्कर की बात करते हैं और नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। इसी सना में इस्टेब्लिशमेंट फैज़ाबाद धरने की सूरत में गेम कराती है और PTI को मजबूत किया जाता है। PTI को के लिए इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में मुकम्मल फ़ज़ा साजगार की जाती है। और इंतखाबात से पहले 6 जुलाई को नवाज शरीफ को
एवन फील्ड केस में 11 साल की सज़ा सुना दी जाती है। साथ साथ मरियम को भी नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को इंतखाबात से चंद दिन पहले ही लंदन से पाकिस्तान आकर अपनी गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। नवाज शरीफ का वोट बैंक इससे मज़ीद हमें मजबूत होता दिखाई देता है कि नवाज शरीफ सीधा इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पोजीशन पर हैं। इंतखाबात, धांधली ज़दा इंतखाबात में PTI को कामयाब कराया जाता है, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इसी इसना में नवंबर 2019 में नवाज शरीफ की बीमारी की इतलात जब सामने आ रही थी तो नवाज शरीफ को बीमारी की सूरत में, यानी बीमारी के जवाज़ के तहत बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है और 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ लंदन चले जाते हैं। लंदन जाने के बाद 11 माह बाद 16 अक्टूबर 2020 को नवाज शरीफ का मशहूर ज़माना गुजरांवाला जलसा होता है, जिसमें वो नाम लेकर कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब, आपने मेरी हुकूमत बरतरफ करके, मेरी हुकूमत गिरा कर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। लेकिन नवाज शरीफ के इस 16 अक्टूबर 2020 गुजरांवाला जलसे से पहले 2019 के आखिर दिसंबर 2019 में मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट देने को राज़ी होती है और जनवरी 2020 में जब ये कानून बन जाता है तो मुस्लिम लीग नून की भी मुकम्मल तौर पर इस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में मुकम्मल सपोर्ट होती है। इस वजह से नवाज शरीफ का गुजरांवाला में किया गया ये एतराज़ उनको ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं दिला पाता, ज़्यादा मकबूलियत नहीं दिला पाता कि नून लीग तो कंप्रोमाइजिंग की हालत में थी। उसने खुद उसी बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी जनवरी 2020 में। आप उसके बाद जिस तरीके से फिर अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाती है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मदद से। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मदद से ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर शहबाज शरीफ इन 16 माह के दौरान जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए कानून साजी करते हैं, पाकिस्तान में फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का किरदार मज़ीद बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, जिस तरीके से एक्ट्स बनाए जाते हैं, उससे पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम मज़ीद मजबूत हो जाता है, जिसका इजहार आज हमें निगरान हुकूमत की सूरत में नज़र आ रहा है। आप नवाज शरीफ ऐसे मौके पर एक मरतबा फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब की बात कर रहे हैं, एहतसाब करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ के 3 अतवार का प्रोफाइल रखने का पूरा मकसद ये था, ये साबित करना था कि नवाज शरीफ की हिस्ट्री ये रही है, पॉलिटिकल प्रोफाइल में ये रहा है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर 1 कदम पीछे हटते हैं, कभी 2 कदम पीछे हटते हैं तो कभी 1 कदम आगे बढ़ते हैं। यानी इनका हेट लव, लव हेट का रिलेशनशिप चलता रहता है। आप नवाज शरीफ क्या वाकई इस बयानिए को मकबूल बना पाएंगे? क्या पंजाब का वोटर नवाज शरीफ की इस बात पर खुश होगा? पंजाब का वोटर क्या नवाज शरीफ की इस बात पर एतमाद करेगा कि नवाज शरीफ वाकई इंतखाबात जीतने के बाद नून लीग जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ को वाकई इत्तेसाब के कटहरे में ला पाएगी या नहीं? ये इसलिए हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि नवाज शरीफ का प्रोफाइल मैंने आपके सामने रख दिया। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी उन्होंने जिस तरीके से की, आर्टिकल 6 में जहांगीर करामत से भी इस्तीफ़ा लिया, राहील शरीफ को भी एक्सटेंशन नहीं दी, ये इनके टकराव के थे। यानी जिस तरह वो टकराए और एस्टेब्लिशमेंट से, और फिर इसके साथ साथ मैंने आपको ये मिसालें भी दी कि उन्होंने फ़ौज को खुश करने के लिए अपने वज़रा की जिस तरह कुर्बानी दी, बाजवा की एक्सटेंशन के लिए, कानून साजी के लिए वोट दिलवाए। तो ये लव हेट लव नवाज शरीफ का चलता रहता है। अब कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ का इंतसाब हो पाता है नहीं, ये हम देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। और अगर एज अ डेमोक्रेटिक, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पूछा जाए तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए हर उस शख्स का, हर उस जनरल का, हर उस जज का जिसने पाकिस्तान में अवाम के हकमियत को छीनने की साजिशें की हुई हैं। उनका एहतसाब तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन क्या नवाज शरीफ ये एहतसाब कर पाएंगे या नहीं, ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद।